एक ऐसा संगठन, सामान्यतः संगठन जब जन्मते हैं तो छोटे से आगे बढ़ते हैं, फिर एक समय आता है कि सस्टेन नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत प्रगति करते हैं और फिर काल के प्रवाह में बाधित हो जाते हैं। 100 साल तक की यात्रा, और वो यात्रा तब जब विपरीत विचारधारा की सरकारों ने, विपरीत राजनीतिक सोच वाली सरकारों ने 3 दफे प्रतिबंध लगाया हो, छापेमारी हो, गिरफ्तारी हो, कोई सरकारी अनुदान कभी लिया नहीं हो, 1 रुपया सरकार की किसी योजना से लिया नहीं हो, जो एनजीओ का प्री-शगल है, उस संगठन का इतना बड़ा हो जाना कि कई करोड़ में उसके स्वयंसेवक फैल जाएं। मैं तो एक आंकड़ा बताया, 36 लाख से ज्यादा तो विद्यार्थी हैं संघ के स्कूलों में। 36 लाख बड़ी संख्या है। अशोक जी कैसे देखते हैं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। देखिए अमिताभ जी, आज विजयदशमी है और इसकी हार्दिक शुभकामना पूरे देश को, और दूसरी शुभकामना आरएसएस को, जिसकी आज शाखा लगाने का 100 साल पूरा हुआ। क्योंकि 27 सितंबर 1925 को इसकी पहली शाखा, जो आपने बताया, मैंने भी पढ़ा है काफी कुछ संघ के बारे में, तो डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार जी के घर पे इसकी पहली शाखा लगी थी 1925 में, आज ही के दिन 27 सितंबर को। चूंकि आपने कहा कि संघ ने बहुत कुछ बताया संघ के बारे में, और चूंकि कोई भी संगठन साहब जी बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना समर्पण, बिना सतत प्रयास के इतना बड़ा नहीं हो सकता कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो जाए। तो इससे हर संगठन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, उसकी कमी और उसकी अच्छाई दोनों के बारे में एनालिसिस करना चाहिए हर व्यक्ति को। और उसी के तहत मैंने जो यहाँ पे कुछ बातें आपने बताई, कुछ बातें मैंने पढ़ी, और जो बातें मैंने पढ़ी, संघ के जो पहले सर संचालक थे डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार, उसके बाद डॉक्टर माधव सदाशिव गोलवलकर जी थे, उसके बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र सिंह, फिर के एस सुदर्शन जी थे, उसके बाद मोहन भागवत जी छठे। तो इन अगर सारी चीजों को आप देखें, जो 6 इनके चीफ हुए हैं, तो 6 लोगों ने आरएसएस को बड़ा करने में और उसको पालने पोसने में पूरा अपना जीवन समर्पित किया है। ये अच्छी बात है। किसी संगठन से अगर जुड़ के आदमी अगर उसके प्रति अपना त्याग समर्पण देता है तो अच्छी बात है। अच्छा, इन सब चीजों में एनालिसिस जब मैंने किया अमिताभ जी, तो मैंने पाया कि जो 6 सरसंघचालक हैं उसमें 5 ब्राह्मण समाज से हैं, 1 क्षत्रिय समाज से हैं। लेकिन अभी जो आपने संजय सिंह जी की बात किया, उसका मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो खुद एनालिसिस किया कि एक भी इसमें न तो पिछड़े समाज से, न तो दलित समाज से, न तो आधी आबादी से, मतलब महिला नहीं है, न तो कोई आदिवासी। तो एक एनालिसिस में मिला कि इन 6 लोगों में कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति इसमें पीढ़ी का नहीं है। तो एक है कि भाई अगर आपको पूरे राष्ट्र को लेकर के चलना है तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही मतलब रिप्रेजेंट क्यों, एज ए संघ के चीफ के तौर पे भाई, इसमें तो पीडीए के लोगों का भी होना चाहिए अगर आप राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, संघ ने जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी जर्नी जो उन्होंने किया, इतना बड़ा संगठन बनाया, और इस बात को लेकर के अगर थोड़ा सा और गहन विस्तार किया जाए तो संघ ने, आपने कहा हेडगेवार जी जेल गए थे, बिल्कुल सही बात है। ये 1921 में जेल गए थे, उन्होंने भाषण दिया था ब्रिटिश रिजीम के खिलाफ, और 1 साल के लिए वो जेल में गए थे। 1922 में वो रिहा भी हो गए थे। अच्छा, तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए हिंदुत्व को इन्होंने चरम पे रखा, या अपने संगठन को सबसे आगे रखा, राष्ट्र प्रेम के ऊपर इन्होंने अपने संगठन प्रेम को रखा। ये बात मैंने अपने एनालिसिस में पाई, जो मैं इधर काफी दिन से रिसर्च कर रहा था इनके ऊपर। तो इन्होंने राष्ट्र प्रेम से ऊपर संगठन प्रेम को रखा, क्योंकि संगठन प्रेम के लिए इन्होंने राष्ट्र प्रेम को कहीं न कहीं तिलांजलि देने का काम किया। जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो संघ उस समय अपनी शाखाएं लगाने और अपने संगठन के विस्तार में व्यस्त था। उसने आपने भी, हम ऐसा नहीं, मैं इस बात को कोई जुटला सकता है भाई, 52 साल तक इन्होंने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, ये भी सही बात है। और इसके साथ साथ 1930 में जब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था तो आरएसएस ने उसका बहिष्कार किया था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब भी आरएसएस ने इसका सहयोग नहीं किया। तो मेरा जो करके ये संगठन को लेकर के अगर कहा जाए,
ये संगठन अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया, तपस्या किया, लेकिन राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए संगठन का योगदान उतना नहीं है जितना कि बाकी संगठनों का, बाकी लोगों का था। वो उतना नहीं इनका संगठन का योगदान है। आपने जेपी का नाम लिया, ठीक है, तो जेपी जी के आंदोलन में भी भूमिका थी, सही आपने कही। और जेपी जी ने उस समय कहा था कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट हैं। वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन लबोलुबाब अगर एनालिसिस किया जाए तो आरएसएस ने अपने संगठन को मैं रत्नाकर सिंह के पास जाऊं। केवल जेपी ने नहीं कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जयप्रकाश बाबू ने कहा, गांधी जी ने कहा, केवल जेपी ने नहीं कहा। अब ये तीन आज के मुन्ना खान और हम लोगों से बड़े छोटे हो गए तो अलग बात है, हम तो मानते कि नहीं बहुत बड़े लोग हैं, इनके कहे का वजन है। हो सकता मुन्ना भाई कहें कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या जाने, गांधी, अंबेडकर, जेपी, हमारी सुनो, हम जो कह रहे हैं, हो सकता कहें। लोकतंत्र में उनको कहने का अधिकार हासिल है। अशोक भाई ने अच्छी व्याख्या की, उन्होंने एक व्यक्ति के तौर पर व्याख्या अच्छी की और एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी अच्छे तर्क रखे, और शैली भी उनकी अच्छी थी। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा, संघ को भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इन पार्टियों को चुनाव लड़ना है क्या? इनको यह देखना है कि अगर बकेवर से यादव लड़ा रहे हैं तो बगल वाली सीट से यादव न लड़ाएं। इसलिए वहां जिस ढंग की चीजें दिखती हैं अशोक बाबू, वैसे यहां नहीं दिखेंगी, आरएसएस में कभी नहीं दिखेंगी। लेकिन जहां आरएसएस को फैसला लेना है, आप पढ़ के आए संघ पर, इसलिए मुझे अच्छा लगा, बहस में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज, नई चीज कहता हूं, गूगल में नहीं मिलेगी। जहां संघ को निर्णय लेने की या परामर्श देने की स्थिति आई कि भाई संघ और भाजपा के बीच में परामर्श का रिश्ता है, आया कि भाई हमारे बहुमत आ गया है, तो कहा गया ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाओ 3 बार। आज जो रामनाथ कोविंद नागपुर में है, संघ के विजयदशमी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, ये कानपुर के साधारण व्यक्ति थे। ये संघ की दृष्टि थी जिसने इनको रामनाथ कोविंद बना दिया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया। दलित हैं 100% वाले। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ओबीसी हैं, स्वयंसेवक थे संघ के। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी हैं, स्वयंसेवक थे, संघ से ही जीवन शुरू किया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मैं बता दूं, यह संघ का विषय है, यहां पर संघ को देखो। ऐसा तो पार्टियां नहीं कर पाई। मैं कटुता नहीं करना चाहता, इशारे में बात कह दूंगा। मुन्ना खान साहब ने कही, संजय सिंह ने कही, वही बात अशोक भाई ने शालीन ढंग से कही। मैं संजय सिंह जी से एक बात कहूं या अशोक भाई से कहूं, क्या आम आदमी पार्टी जो संघ से प्रश्न पूछ रही, ठीक है पूछना चाहिए, तो उसको ये तो अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि अब दिल्ली में कभी हमारी सरकार बनी तो गुड्डू गडरिया मुख्यमंत्री होंगे, अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। ये तो करो घोषणा। कोई पार्टी कर सकती है क्या? नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी, और मौका लगे तो राहुल जी। रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं मिला आपको? द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? आपको पिछड़े दलितों को, मुसलमानों का पता नहीं पता? आप दूसरों से कह रहे हो कि पीडीए लागू करो, आप कर देंगे। समाजवादी पार्टी ये घोषणा कर सकती है क्या? अशोक भाई नहीं कर सकती, हम जानते नहीं कर सकती कि हम धानुक समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम गडरिया समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं कर सकती घोषणा। इवन ये भी नहीं कर सकती कि हम मुसलमान को बनाएंगे। हम केवल पिछड़े वर्ग की एक जाति से ही मुख्यमंत्री देंगे। यही है ना सच? ये अंतर है।
राजनीतिक दल और संघ का, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। ये मेरी जानकारी है पत्रकार के नाते कि संघ को जब जब परामर्श देने की स्थिति आई, ये उसी का परिणाम है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हुई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं पिछड़े वर्ग के। पिछड़े वर्ग का इंपावरमेंट इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या मित्र? 3 बार। और ये बात अशोक जी को कहीं स्मरण में नहीं आई होगी उस वक्त। आज जो ये तस्वीर चल रही है, देखिए इसमें दत्ता जी बैठे हैं मोदी जी के बगल में, ठीक कल का जो कार्यक्रम था। ये दत्तात्रेय होसबोले संघ के नंबर 2 हैं, ठीक, दूसरे स्थान पर अशोक भाई। ये दक्षिण के ओबीसी समाज से आते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।